Everyone, we have to discuss about that Jharkhand previous year paper 2023 टू चालुक्य शासन पुलकेशिन के हर्ष पर विजय का वर्ष था ईस्वी 634। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था और पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलकेशिन द्वितीय बतापी कि चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। चीनी तीर्थ यात्री जिसने कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत दर्शन किया था सुंगयुंग। चीनी तीर्थ यात्री सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म पीले दूध पीले 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी और सभी स्पूतों की यात्रा की थी और अन्य चीनी यात्रियों में फाइयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, हेवेनसवांग एवं हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे एवं इसिंग 7वीं शताब्दी ईस्वी में के अंत में आया था। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था और जो कि रविदास है? निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कि रविदास, जो कि कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता अनुभव करता था? बी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महानतम शासक समुद्रगुप्त गुप्त वंश प्रथम लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था और इसने कि 350 ईसा पूर्व में से 375 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था और शांति के समय उससे कहीं अधिक कर्मठ था और वह स्वयं उच्च कोटि का विधान तथा विद्या का उदार संरक्षक था और जिसके कारण उससे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट द्वारा दी गई थी और अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत है। किस गुप्त शासन के समय चीनी यात्री वाहन भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 399 से लेकर 414 ईसा पूर्व ईसा तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था और फाइयान पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जिसका वह विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। यह ब्राह्मणों का देश था और जहां लोग समृद्ध एवं सुखी थे और फाइयान श्री बस्ती स्थित जेतवन बिहार की वह प्रशंसा करता है और पाटलिपुत्र से आवाहन का अपनी वापसी यात्रा आरंभ की होती है और चंपा होता हुआ वह तामलुक एवं ताम्रलिपि पहुंचा था। 1800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था? बी उच्च कोटि का होता था। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का वर्णन होता है और अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था और वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह एवं प्राय हुआ करते थे और क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे और अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए थे और समृद्धियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे? समृद्धि के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे? डी 8 प्रकार के होते थे। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है और इसमें इनमें से प्रथम 4 प्रशास्त्र ब्रह्मदेव एवं आर्ष तथा प्रजापत्य तथा अंतिम
अंतिम 4 असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच और तथा अप्रस्थ विवाह कहा गया। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय एवं रोमन व्यापारिक स्थान था। ताम्लुक का पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान ताम्लुक का था, जो कि प्रथम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित एक प्राचीन नगर था और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह नगर व्यापारिक निकास बिंदु था और रूपनारायण नदी के दाहिने तट पर स्थित ताम्लुक का ही प्राचीन नाम ताम्रलिपि था। रासतरंगिणी के रचयिता थे बी. कल्हड़, कश्मीर कवि कल्हड़ तथा उनके ग्रंथ एवं रासतरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व होता है और इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी नरेश जयसिंह 1127 से लेकर 1159 ईस्वी के काल में हुई थी और इसकी 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी ईस्वी तक का इतिहास वर्णित होता है। और रासतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। CBA चालुक्य आए थे, फिर वाकाटक आए थे, फिर सातवाहन आए थे। और प्रश्न अनुसार दिए गए वंशों का सही कालक्रम इस प्रकार होता है: सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। सातवाहन दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में लगभग 60 ईसा पूर्व सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसे भारतीय इतिहास में आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। वाकाटक अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा में बिंद शक्ति ने की थी और तथा यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इनका राज्य क्षेत्र बरार आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग पर विस्तृत था। चालुक्य दक्षिण भारत पर शासन करने वाले चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, 536 से 567 ईसा में था। और बेगी के चालुक्य वंश का प्रथम शासक था विष्णुवर्धन था, 616 से 633 ईस्वी। कल्याणी के चालुक्य वंश का तेलव द्वितीय था, 973 से 997 ईस्वी में। ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक होती है नेचुरल हिस्ट्री होती है, प्लिनी लिखी होती है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर की रचना होती है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कल्हड़ की रासतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, वाकपति द्वारा लिखी थी। गोडवाहो 8वीं सदी ईस्वी के प्राकृत कवि व रचनाकार वाकपति की प्रसिद्ध रचना होती है। ये ऐतिहासिक काव्य होता है जिसमें कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित होता है और वाकपति यशोवर्मन के राजकवि थे। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध होता है? डी. सूर्य मंदिर। ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध होता है और यह मंदिर ओडिशा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से लेकर के 26 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट पर अवस्थित होता है। और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई होती है और जिसे कि 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया होता है और 7 घोड़ों को 7 दिन का प्रतीक माना जाता है। और इस रथ में 12 जोड़ी चक्के लगे होते हैं और जिन्हें कि 12 राशियों का प्रतीक माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित होता है? सी. बिहार में होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित होता है और इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल 770 से लेकर के 810 ईस्वी में की गई थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला में बिहारों की स्थापना की होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत। शहनामा का लेखक कौन था? सी. फिरदौजी था। शहनामा नामक ग्रंथ की रचना फिरदौजी ने फारसी में की थी और शहनामा की रचना के लिए महसूद गजनवी ने शाहनामा के प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार देने का वचन दिया था। निम्न में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी? ए. अलबरूनी ने। अलबरूनी ईरानी मूल का फारसी लेखक था और इसका जन्म 973 में ख्वारिज़्म जीबी में हुआ था और सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद
की रचना की थी और अल बरूनी का वितरण 11वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? डी मोहम्मद बिन तुगलक के में। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का शासक था और सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन जाकर मंगोल शासक से सुल्तान के दूत के रूप में भेंट करने का आदेश दिया गया था और उसने अपनी पुस्तक रहला में भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया। प्रथम वास्तविक मेहराब के सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यतित हैं। बी बलबन के मकबरा में। बलबन का मकबरा किला ए पिथोरा के दक्षिण पूर्व में स्थित होता है और प्रथम वास्तविक मेहराब बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। इस मकबरे के जब मोड़ा दे जाइए उठा के कौन है हुए तो इस मकबरा के कक्ष वर्गाकार होता है और इल्तुतमिश के मकबरे में गुम्मद के चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया था उसे स्क्रीन शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा एक कक्षीय है। 80 कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित होता है। सी दिल्ली एवं अजमेर में स्थित होता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में करवाया था। यह पहले जैन मंदिर था और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस मुस्लिम के प्रांगण को दोबारा कराया था और जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का निर्माण विस्तार कराया और कुरान की आयतें दिखवाई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह पहले संस्कृत विद्यालय था। जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता है। सी उपयुक्त ए और बी सीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होती है, सैन्य सेवा छूट होती है। जजिया गैर मुसलमानों से उनके जीवन एवं सम्मान व संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर होता है जिसे अदा करके वे सैनिक सेवा से मुक्त हो जाते थे और लगभग इसी प्रकार तुरुष्क दंड नामक कर कन्नौज के गढ़वालों ने अपने साम्राज्य में बसे तुर्क निवासियों पर लगाया था जो कि सल्तनत काल में और जो जजिया का भुगतान करते थे और उन्हें अदल ए जिम्मा अथवा जिम्मी कहा जाता था। तुर्की कुलीन वर्ग एवं तथा तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी में 40 एवं गुलाम सरदारों के एक गुट का गठन किया था और इस संगठन का नाम होता है तुर्कान ए चहलगानी रखा गया होता है और कुछ इतिहासकारों ने इसे 40 अमीरों का दल अथवा चालीसा कहकर संबोधित किया है और बलबन ने इस गुट को समाप्त कर दिया था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? बी बलबन ने। इलबरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई होती है और बलबन पहला सुल्तान था जिसने कि राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने राजस्व को नियामत खुराई ईश्वर द्वारा प्रदत्त और तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा होता है और उसने मदपान का निषेध किया होता है और सजदा और तथा पायबोस ईरानी परंपरा की शुरुआत की होती है और उसने स्वयं को राशि याब का वंशज घोषित किया है एवं नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया है और वो की रक्त की शुद्धता एवं कुशलता में विश्वास करता था। उसने दीवान ए अर्ज एवं नामक पुस्तक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया होता है। लोह व रक्त की नीति के माध्यम से अपने विरोधियों का दमन किया होता है। 84 दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्त के नाम से जाना जाता है? डी कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख वक्त लाखों का दान कहा गया होता है। और इतिहासकार मीनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हामिद द्वितीय की संज्ञा दी थी। और कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय उसी को है। इल्तुतमिश खिलाफत का प्रमाण पत्र पाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था और यह प्रथम तुर्क सुल्तान था और जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था और जिसने कि अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी और जिसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा व पेबोस को अनिवार्य कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का तुर्क था गुलाम। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी में एक तुर्क गुलाम था। और ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय तथा गौरव को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक के काल की दूसरी इमारत कुतुब मीनार यह दिल्ली के महरौली गांव में स्थित होती है। और इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि पहले एक संस्कृत पाठशाला है। महमूद गजनबी व मोहम्मद गोरी के आक्रमण भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। महमूद गजनबी व मोहम्मद गोरी दोनों अपनी समय के आक्रमणकारी थे। हालांकि मोहम्मद गोरी में महमूद गजनबी जैसी प्रतिभा नहीं थी। एक तरह जहां महमूद गजनबी विजयी और धन संग्रह करने में लीन रहा और वहीं मोहम्मद गोरी ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा जो कि शताब्दियों तक स्थायी रहा था। दोनों ने भारतीय नरेशों को सैन्य दुर्बलताओं को उजागर किया और महमूद गजनबी ने चिरस्थायी संस्कृति छाप नहीं छोड़ी थी। और क्वेश्चन नंबर 87 महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था बी अलबरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में सबसे प्रमुख था और यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी द्वारा रचित तहकीक-ए-हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का प्रस्तुत चित्रण है। किरोरी शब्द राजस्व खिलजी वंश किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न के शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित है। किरोरी शब्द अकबर से संबंधित है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किरोरी का कार्यालय 1574 से 1575 ईस्वी में बनाया गया होता है। ये राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह दोनों का प्रभावी होता है और किरोरी की नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा की जाती थी और किरोरी और उनके एजेंटों के वास्तविक संग्रह के 8 घाटों का ऑडिट गांव के पटवारी के कागजात की मदद से किया जाता था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया है? बी अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% तक कर दिया होता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय एवं शानी की उपाधि धारण की थी और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। अलाउद्दीन ने यमीन उल
खिलाफत ओबा नासिरी अमील उल एवं मुमनिन एवं खलीफा का नवाब की उपाधि भी ग्रहण की थी। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया होता है। बी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया होता है और एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन की विजय एवं आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उनकी निरंकुशताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी और अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के पुनर्गठन में विशेष दिलचस्पी ली। निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है? बी मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमणकारी नीतियों को खिलजी साम्राज्य के पतन के कारण में एक माना गया है। तुगलक वंश। फुतूहत ए फिरोज शाही के लेखक कौन होते हैं? सी फिरोज शाह तुगलक। फुतूहत ए फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह तुगलक होता है। यह फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा होती है। अमीर ए को ही एक नए विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया होता है। सी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवान ए आमिर को ही कृषि विभाग एवं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कार्य होता है। कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को समृद्ध कराना होता है। और दीवान ए मुस्तखरात एवं राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी कार्य बकाया करों की वसूली करना होता है। राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब करना होता है। दीवान ए बंदगान दास विभाग एवं फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी में सल्तनत काल। सल्तनत काल का कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक था और मुस्लिम स्त्रियों एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवान एक खैरात नामक नए बार फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी में सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। उस मुस्लिम स्त्रियों विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवान ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी तथा दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की हुई थी। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी एवं मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी राज्य खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने का प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज तुगलक हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम एवं स्वीकार न करने वाला कहा था और तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। विविध तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन था? डी इल्तुतमिश के समकालीन था। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो 1235 से 1253 से लेकर के इधर ही आ जाओ, नहीं पढ़ाऊंगा। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो एवं 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी में आम लोगों में इधर ही बिठा लो अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध होता है और यह एक महान संगीतकार, विद्वान व कवि होता है और वह सूफी समाजवादी थे और तथा दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया उनके आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने फारसी व हिंदी में काव्य रचना की थी और इन्होंने सल्तनत काल के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। दिए गए विकल्पों में सुल्तान इल्तुतमिश के राज दरबार में उनका संबंध नहीं था। प्रमुख रचनाएं किरानु सादेन, लैला व मजनू, हस्तविहीनत, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल मुतूह, तारिक अलाई आदि। निम्नलिखित युगों में से गलत युग कौन सा होता है? सी ओलिया मध्य प्रदेश, चिश्ती दिल्ली और ओराव, सुहरवर्ती सिंध, फिरदोजी बिहार,
चिश्ती दिल्ली और दोआब से संबंधित होता है, सुहरवर्ती सिंध से संबंधित होता है, ओलिया दिल्ली से और फिरदौसी बिहार से। निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी ईस्वी में गजनबी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? कौन था? गौर का अलाउद्दीन हुसैन। गजनबियों ने गौर के शासक एवं अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे विष देकर मार दिया था और उसके बदले में हुसैन शाह ने गजनबी शासक एवं बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया था। अथावाना का क्या मतलब है? ए. भू राजस्व विभाग। अथावाना अठवड़े का मतलब होता है कि भू राजस्व विभाग मध्यकाल में दक्षिण भारत में अठवड़े नामक भू राजस्व विभाग था और जहाँ इससे की संगठित एवं अधिकारी तथा कागज आदि रखे जाते थे। होमवर्क कर ला? निकाल लो। 14वीं शताब्दी ईस्वी में जावा की पुस्तकों में जम्बूद्वीप किस देश किस देश को कहा जाता होता है? ए. भारत को। 14वीं शताब्दी ईस्वी में जावा की पुस्तकों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया होता है और संस्कृत में जम्बूद्वीप का मतलब होता है जम्बू के पेड़ उगते हैं और प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों को जम्बूद्वीपवासी कहा जाता है। सो मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी और ये विलय था। फारस अरब का होता है, दुर्ग मंगोल का होता है, भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार की एक समग्र रचना फारस अरब तुर्क एवं मंगोल व भारतीय तत्वों का मिश्रण था और फारस की खाड़ी व अरब तुर्कों से आए मुस्लिम शासकों एवं तत्पश्चात मुगलों एवं तुर्क मंगोल तथा तत्कालीन भारतीय शासक एवं पद्धति के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप मध्यकाल की सरकार या शासन प्रणाली का निर्माण हुआ। निकाल लो कॉपी होमवर्क वाली। विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर एवं स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होता है और ये निम्न किस शासक के काल में निर्मित होता है? सी. कृष्णदेवराय के में। एक टेस्ट हाँ आज क्या है? कल छुट्टी है ही तुम्हारी, कल संडे है ना? हाँ। अपन देख पा रहे। अरे तुम किसको छुड़ाती है? मंडे को एक टेस्ट। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था और कृष्णदेवराय ने नागपुर नामक नगर बसाया था और इनकी उपाधि आंध्र भोज थी और इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहलाया। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? डी. विजयनगर राज्य की। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर होता है। हरिहर तथा बुक्का एवं काम्पिल राज्य में मंत्री थे। विजयनगर मध्ययुगीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ए. कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी में मध्यकालीन भारत का महान हिंदू शासक था और उसका शासन तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 प्रधान कवि थे और इसे आंध्र प्रदेश का भुज भी कहा जाता है और उसने अमुक्त एवं माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की होती है और जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में एक होता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक निम्नलिखित से सम्मिलित करके सही कूटों में से उत्तर दीजिए।
हकाइक ए हिंद संबंधित होता है। अबुल वाहिद बिलग्रामी संबंधित होता है। तहजीबुल अफजा संबंधित होता है। इबन मिसकाविया संबंधित होता है। और किम्बुल तियार संबंधित होता है। बेलक एवं अल कवायकी से संबंधित होता है। और जमामियल हिकायत संबंधित होता है सदरुद्दीन महमूद ओली से। हकाल हिंदी अब्दुल बादिल बिलग्रामी संबंधित होता है। तहजीबुल अफलाफ इब्न मिस्कानिया संबंधित होता है। तुजुल तियार एवं बेलक अल कवायकी संबंधित होता है। जवामियुल हिकायत सदरुद्दीन एवं मोहम्मद ओली संबंधित होता है। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? शेख मोइनुद्दीन ने किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काफी तथा फरीउद्दीन गज ए शंकर भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। बच्चों का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय होता है। नक्सलवादी होते हैं। नक्सलवादी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में ख्वाजा बहरुद्दीन नक्शबंदी ने की होती है। और इस सूफियों में सबसे कट्टर सिलसिला होता है नक्शबंदी सिलसिला होता है और संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के मठ सुल्तानों का शासन किया देखा था? अमीर खुसरो ने। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। और इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला गांव में हुआ था। और यह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली आया था और गयासुद्दीन तुगलक के समय तक रहा था। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रवर्तक था और इसने आशिका एवं लैला एवं मजनू एवं तुगलकनामा तथा नूह एवं सिपेहार नामक पुस्तकों की रचना की थी। और जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही एवं मिनहाज उस एवं सिराज ने तबकात ए नासिरी तथा आफिफ ने तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन होते हैं? होते हैं रामानुजाचार्य होते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक होते हैं संस्थापक रामानुजाचार्य होते हैं। और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत एवं मत तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक होते हैं। और इनके सम्मान में भारत सरकार ने 1977 ईस्वी में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। और मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक होते हैं। और द्वैतवाद वेदांत के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक होता है। प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। निम्न में से कौन शासक अशिक्षित था? था अकबर था। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था और लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों में उसे महान बना दिया गया था। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। और अकबर विश्व के महान साम्राज्य निर्माताओं तथा प्रशासकों। देखिए क्या कर रहा होगा जब विराट इधर लिया ना नहीं उठा तो खड़े हो जाओ, बहुत दिक्कत हो गई। एक ये कुछ खा रहा है ना। अब अच्छे होगा और क्या खा पहिया खाए के लिए वो गाड़ी के नहीं गाड़ी की लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे तब होगा। अच्छी बात। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित होता है? ले सही सुमेलित कीजिए इस प्रकार। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था 1757। जजाऊ का निर्णायक एवं जजाऊ का निर्णायक युद्ध किन 2 मुगल राजकुमारियों के बीच में लड़ा गया था? बहादुर शाह फस्त एवं महमूद आलम शाह। टप
सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था और इसी क्रम में मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट एवं मोहम्मद आलम के बीच सामूगढ़ के पास जजाग में निर्णायक युद्ध हुआ था। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे ये होते हैं? गुलबदन बेगम। मुगल काल की उपरोक्त चारों ही महिलाओं ने उच्च शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की होती है और बाबर की पुत्री एवं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा होता है। और नूर जहाँ जहांगीर की पत्नी थी और जिसने कि नूर जहाँ गुट बनाकर शासन में हिस्सा लिया था, और जहाँ आरा बेगम एवं शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी और जिसने कि उत्तराधिकार में युद्ध में दारा का साथ दिया था और शाहजहाँ के बंदी जीवन में उसके साथ रही थी। और जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी और जिसे विद्रोही एवं शाहजादा अकबर एवं द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था। इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। एक जाप्ती होता है। जाप्ती कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और भूमि की माप करके नागत वसूली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। और भूमि की माप करके आवाज गलत सुनती है, हमने सही बोली है और पीटती है। भूमि की माप करके अनाज के रूप में वसूली को नक्शिया मुख्तैया कनकुत प्रणाली कहा जाता है। और उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान एवं निर्धारण को गल्ला एवं बख्ती एवं बड़ाई कहा जाता है। आइन ए दहशाला टोडर मंस एवं बंदोबस्त अखबार के समय में 1580 ईस्वी में लागू की गई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बी, औरंगजेब को। औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी एवं मुसलमान इस्लाम के कानूनों को अक्षर मनाने वाला वो सुला रहे हैं अब या बोटे एकदम जोर से मनाने वाला तथा अपनी कट्टर सुन्नी एवं प्रजा के लिए जिंदा पीर था। और वह नमाज और रोजे में निर्णायक था और मुगल बादशाह में धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान बादशाह था। निम्नलिखित में से और स्वामी निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में होता है? वो औरंगजेब के बारे में था। डी, ये सभी होते हैं। उसने सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था और नवरोज का त्योहार मानना समाप्त कर दिया था और मोहत शिव एवं नियुक्त किया था। औरंगजेब कट्टर मुगल शासक था और इसने कि 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग 49-50 साल तक शासन किया था। और उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने तथा नवरोज का त्योहार मनाना बंद कर दिया था और तथा मुहत शिव नामक नए शिकारियों की नियुक्ति की थी। निम्न में से कौन सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाता है? बी, मोइनुद्दीन मोहम्मद सिंह सनारोह। पिटाई लग जाएगी, बिल्कुल बड़ा हो गया है अब। सिंहसनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब के नाम से जाना जाता होता है। उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था और औरंगजेब का प्रथम अभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा अभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को आगरा में हुआ था। शासक बनते ही औरंगजेब ने आलमगीरपुर की उपाधि धारण की। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? बी, जहांगीर ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था और 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ था और उसने नसरुद्दीन
नूरुद्दीन एवं मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। जहांगीर ने किस कलाकार को नासिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी? सी अबुल हसन को। चित्रकला का चरमोत्कर्ष एवं जहांगीर के काल में दिखाई देता है और जहांगीर के समय में अबुल हसन को नादिर उल जमा और उस्ताद मंजर को नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई होती है और बिशन दास इस युद्ध का अत्यधिक एवं कुशल चित्रकार था और जहांगीर के समय के कुछ अन्य प्रसिद्ध एवं चित्रकार में हेरात का अकारिया और तथा उसका पुत्र हसन था। सुलाह-ई कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बी अकबर के द्वारा। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया था और सभी धर्मों का सार संग्रह कर 1582 ईस्वी में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म प्रवर्तित किया था, जिसका प्रधान व्याख्याता बादशाह स्वयं था। इसी ने सुलाह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉफ्ट फिश था। रॉफ्ट फिश 1583 से लेकर के 1591 ईस्वी में अकबर बादशाह के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से बड़ा और भव्य बनाया था और 1615 ईस्वी में टॉमस रो एवं जेम्स फर्स्ट के पत्र को लेकर जहांगीर के समय में भारत आया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह होता है? पंचमहल का। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित होता है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बुद्ध विहार से की गई थी और इसके निर्माण का उद्देश्य हरम की महिलाओं को घूमने एवं फिरने के लिए बनाया गया था और जोधाबाई का महल अकबर का निवास स्थान था और यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य होता है और बुलंद दरवाजा अकबर ने अपने गुजरात एवं खानदेश विजय 1572 से 1573 ईस्वी के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश की में प्रचलित प्रणाली के आधार पर ली गई होती है? इसी मंगोलियों के आधार पर। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से आधार में ली गई होती थी। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को विराट को देख के आना, विराट कहाँ आया, लेके आना उसे। दशमलव प्रणाली से उधार ली गई थी और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया गया था जो कि शाही सेना में होते थे और दिए जाने वाले पद को मनसब एवं तथा इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार। ऊपर लिख और 50 से ज्यादा 4 और 54। हाँ, इसकी गलती। तेरे को कौन सी बोले? तेरे को अब जय बोल दो का। हाँ, जय बोल दो वाले, जय बोल दो। देखते हैं कौन की कितनी गलती निकली। बेटा मेरे सासू बोला कौन सी जीवानी हुई? जीवानी नहीं, हमारी बुलू कहाँ गई? ले जब तक जाते कप है क्या इधर? इधर दे देना उठा के कप। उसके ऊपर ही बैठ रहा था वो। जल्दी करना। क्या खा रहा? और देखो स्वामी स्वामी विवेकानंद
अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से आधार ली गई होती है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था और जो कि शाही सेना में होते थे, और दिए जाने वाले पद को मनसब एवं इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदारी व्यवस्था में जात से व्यक्तियों के वेतन और प्रतिष्ठा का तथा सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। और मनसबदारों को वेतन नकद एवं जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। जागीर के समय सवार पद में दुगप्पा तथा शिव अप्पा की अवस्था की गई थी। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया होता है? बी शेरशाह ने। गुरु थे तो बांधो पड़े बेटा। खराब विद्यालय में गए झोपड़ी बच्चे। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था? पढ़ते विद्यालय के शिक्षक पढ़ते थे। अच्छा बातें सीखते, अच्छी बातें सीखते, अच्छी बातें सीखते। अच्छी बातें सीखते थे। मुगल काल में शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार शेरशाह ने किया था। और 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो कि मुगल काल की पहचान बनी होती है, वे शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई होती है। पहला शुद्ध चांदी का रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ था।
किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? डी को शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और शेरशाह सूरी ने अनेक सड़कों का निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई थी और इसके द्वारा बनाई गई सड़कें निम्न होती हैं। बंगाल से सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली एवं लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी और आगरा से बुरहानपुर तक एवं तथा आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक एवं लाहौर में सुल्तान तक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ले ध्यान से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बी 1526 ईस्वी में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इसी के साथ में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का समापन हो गया था। और पानीपत के दौरान दो और प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। 1556 से लेकर 1761 में लड़ी गई थी। कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा गया था? चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान एवं शेरशाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी एवं हुमायूं किसी तरह एक भीखरी बिस्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहा। शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी हुई होती है? सी तांबा की होती है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी के बीच में शासन किया था और उसने चांदी का रुपया देखिए हाथ में दिया उनका उसने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था और तांबे का दाम 380 एवं ग्रेड का था और सोने के सिक्के को मोहर के नाम से जाना जाता था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? एक कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था जिसमें कि हुमायूं की पराजय हुई थी और इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मदद ए मास था क्या था? भूमिदान था। भूमि कर एवं विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभक्त थी और जैसे कि खालसा भूमि एवं जामीर। रुक जाओ, एक नीली थी ना अभी जी ले लो। स्वामी क्या नहीं है रुक जाओ नहीं तो पड़ी
मदद ए मास था, क्या था? सी भूमिदान था। भूमिदान विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि तीनों वर्गों में विभक्त थी, और जिसे खालसा भूमि एवं जागीर भूमि और तथा सयूरगल भूमि कहा जाता था, और सयूरगल भूमि को ही मदद ए मास की भी कहा जाता था, और यह भूमि राज्य द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादन होती थी, और इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। विविध मुगल काल हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस का नाम से जाने जाते होते हैं? डी हेमू के नाम से। हेमचंद्र मध्यकालीन भारत के महान हिंदू योद्धा थे, और जिन्हें की मध्यकालीन दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक होने का गौरव प्राप्त है, और इन्होंने आदिल शाह की ओर से लड़े 24 में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, और अतः आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। और पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। मुमताज महल का असली नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम होता है, और मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और मुमताज महल का विवाह 16 से 12 ईस्वी में शाहजहां में से हुआ था। ज्ञातव्य है कि मुमताज महल के पिता का नाम था आसफ खां था, और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। निम्नलिखित में से शाहजहां के किस पुत्र एवं पौत्रों ने औरंगजेब की पुत्री एवं पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? जैसी सिपीहार शिकोह दोबारा शिकोह का पुत्र था, और हजीद बख्त एवं मुराद का पुत्र। शाहजहां के पुत्र एवं सिपीहार शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र था ने औरंगजेब की पुत्री एवं जुब्बत उन एवं निशा से तथा इजिद बख्त जो कि मुराद का पुत्र था ने औरंगजेब की दूसरी पुत्री मेहर उन निशा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अतः दिए गए दोनों विकल्प सत्य हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? ए शाहजादा सलीम के कारण। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था, और अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था, और यह दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित भी था, और उसने अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। और 1602 ईस्वी में जहांगीर अर्थात शाहजहां सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। मराठा राज्य और संध किसने कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए और शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी, और इसलिए मराठा ध्वज कृष्ण से सिंधु तक लहराना चाहते थे? डी बाजीराव प्रथम ने। 1720 से 20 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया था, और बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया था। और शाहू ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर क्रांति प्राप्त कर लें, और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगी है। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था? सी तोरण का किला। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था, और शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था और किया था, और यह किला बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था, और यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित होता है, और इसे प्रचंड एवं गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस किले में राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में थे? सी जिंजी किले में। जिंजी किले की घेराबंदी 1690 से लेकर के 1698 तक हुई होती है, और जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जुल्फिकार अली खां को कर्नाटक के नवाब के रूप में नियुक्त किया था, तो उसे जिंजी के किले को घेरने और कब्जा करने के लिए भेजा था। तो इस प्रकार मराठा शासक राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा था, और जिंजी की घेराबंदी इतिहास में किसी एक मुगल सेना द्वारा की गई थी, और सबसे बड़ी घेराबंदी थी। निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पौत्र का कत्लेआम किया था? 2 पुत्र और 1 पुत्र का कत्लेआम किया था। सी लेफ्टिनेंट हडसन ने। मई में दिल्ली में विद्रोह के प्रकोप का अंत अंग्रेजों द्वारा मुगल शासक पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे
जाने के साथ हुआ था और 19 सितंबर 1857 ईस्वी को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गए थे और 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले ही दिन बहादुर शाह के दो पुत्र मिर्जा एवं मिर्जा खिद्र एवं सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त को लेफ्टिनेंट हसन ने पकड़ लिया था और तथा दिल्ली गेट के पास खुले दरवाजे पर गोली मार दी थी। लड़ो मत। हमारे बैग में भी करके घुसा दी थी हमने, जब भी कछु नहीं की थी इससे फालतू बोल दिया ओ भाई क्या कितनी गलती होंगी, जितनी गलती होंगी ना उतने गोले लगा वो लिख दो।